क्या सिर्फ एमबीए ही बिजनेस प्लान बना सकते हैं? एमबीए की डिग्री को लेके बहुत सारे लोग कुछ बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें सोच लेते हैं और सोचते हैं कि एमबीए कर लिया तो आप बिजनेस के लिए या आप मैनेजमेंट के लिए तैयार हो गए। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिजनेस और मैनेजमेंट एमबीए की डिग्री से पहले भी बहुत अच्छे से किए जाते थे और नॉन एमबीएस बहुत बढ़िया से इन बिजनेसेस को आज भी चला रहे हैं। तो क्या अगर हम एमबीए नहीं हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम बिजनेस प्लान नहीं बना पाएंगे? इसका आंसर है हम बिल्कुल बना पाएंगे और हम बहुत बढ़िया बिजनेस प्लान बनाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा कि आप एक पेपर और पेन के साथ कैसे एक बहुत बढ़िया बिजनेस प्लान बना सकते हैं। आपको कोई एमबीए की डिग्री की जरूरत नहीं है, आपको किसी एक्सेल की जरूरत नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिजनेस प्लान बनाना। मैं जो ये सिंपल पेपर पेन वाला बिजनेस प्लान आपको बता रहा हूं, इसके 8 स्टेप्स हम आज डिस्कस करेंगे। ये 8 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको एक समरी लिखनी होगी। आपको एक बहुत संक्षेप में, ब्रीफ में ये लिखना होगा कि ये बिजनेस एग्जैक्टली है क्या। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 है कि आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, वो ये क्या शेप इख्तियार करेगी, वो ये क्या शेप लेगा। स्टेप 3 है कि आप जिस मार्केट में ऑपरेट करेंगे वो मार्केट कैसी है। स्टेप 4 में आप जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऑफर करेंगे वो क्या हैं। स्टेप 5 में हम सेल्स और मार्केटिंग के बारे में लिखेंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि हम अगर हम एक ब्रांड क्रिएट करना है तो वो हम कैसे क्रिएट करेंगे। अगर हम कस्टमर को जाके माल बेच के आ रहे हैं, अपनी सर्विस बेच के आ रहे हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। तो सेल्स एंड मार्केटिंग हमारा स्टेप 5 रहेगा। स्टेप 6 में हम फंडिंग के बारे में लिखेंगे कि अगर इस बिजनेस में फंडिंग की जरूरत है तो वो कहाँ से पूरी होगी। क्या वो आपको अपनी पॉकेट से डालनी पड़ेगी, क्या वो बैंक से लोन लेना पड़ेगा, या आपको कोई इन्वेस्टर लेकर आना होगा। ये हम स्टेप 6 में लिखेंगे। स्टेप 7 जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसके अंदर हम बनाएंगे प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस क्या होती हैं? प्रोजेक्शंस होती हैं कि हम आज अपने आप को बैठ के फ्यूचर में हम क्या अचीव करेंगे उसका टारगेट देते हैं। हम अपने आप को उस फ्यूचर में होने वाली सेल्स, उस फ्यूचर में होने वाले कैश की रिक्वायरमेंट्स, उन सब के बारे में हम आज जो प्लानिंग करते हैं और आज जो हम कुछ नंबर्स लिखते हैं उनको हम प्रोजेक्शंस बोलते हैं। एक लास्ट सेक्शन होगा अपेंडिक्स का, जिसमें हम ऊपर कोई भी मोटी मोटी बात हमसे मिस हो गई है लेकिन बिजनेस के लिए वो जरूरी है, वो सारी की सारी हम नंबर 8 अपेंडिक्स के अंदर डालेंगे। तो आइए एग्जीक्यूटिव समरी से शुरू करते हैं। एग्जीक्यूटिव समरी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये स्टेप 1 है और स्टेप 1 में एग्जीक्यूटिव समरी में आप लिखेंगे कि ये एग्जैक्टली बिजनेस है क्या। आप इस बिजनेस के बारे में लिखें। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, लेकिन एक समरी, जैसे एक ब्रीफ समरी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए कोई आपने कोचिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप इसमें लिखेंगे कि मैं एक कोचिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें कि मैं कौन से बच्चों को कितने आवर्स, किस तरीके के एग्जाम्स की तैयारी कराऊंगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सब आप एक बेसिक एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर लिखेंगे। एग्जीक्यूटिव समरी में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम इस स्टेप को ब्रीफ रखेंगे और ये वैसे भी आपका 2 या 3 लाइन का स्टेप है। इसको आप अपने पेपर के ऊपर सबसे टॉप पे लिख डालें। तो ये हो गई हमारी स्टेप 1 एग्जीक्यूटिव समरी। स्टेप 2 जो है वो है कंपनी डिस्क्रिप्शन का, और इसके अंदर अब हम कंपनी को थोड़ा डीपली डिस्क्राइब करना शुरू करेंगे। हम जो कंपनी बना रहे हैं वो किस तरह की शेप लेगी। जैसे कि आप कंपनी भी बना सकते हैं, आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या एलएलपी भी बना सकते हैं, या आप प्रोप्राइटरशिप में ऑपरेट कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप लिखेंगे। आपका बिजनेस क्या शेप लेगा, आपके बिजनेस के मेन पर्पस, गोल्स क्या हैं। और कंपनी डिस्क्रिप्शन में आप इन बेसिक्स के अलावा थोड़ा सा ये लिखने की ज़रूर कोशिश करें कि आपकी कंपनी के बारे में ऐसा क्या है जो बाकी कंपनियों के बारे में नहीं है। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को लिखेंगे नहीं, जब तक आप इस चीज़ पे दिमाग नहीं लगाएंगे, जब तक आप इस चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे कि आप में ऐसा क्या है जो बाकी इससे मिलते जुलते बिजनेसेस में नहीं है, तब तक आपको ये चीज़ मिलेगी भी नहीं, या आप इसको ढूंढने की भी कोशिश नहीं करोगे। तो जैसे बाकी बिजनेस चल रहे हैं, आप उससे ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाओगे। इसलिए आपको अपनी कंपनी डिस्क्रिप्शन स्टेप 2 में ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में ऐसा क्या डिफरेंट है जो कि इस मार्केट के बाकी आपके कंपेटिटर्स या बाकी लोगों में नहीं है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेप 3 में मार्केट एनालिसिस की। अब मार्केट एनालिसिस एग्जैक्टली क्या है? देखिए, हर बिजनेस जो है वो एक मार्केट में ऑपरेट करता है। आप मोटा मोटा समझिए तो उसको इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। हर बिजनेस एक इंडस्ट्री में ऑपरेट करता है। तो आपको अब इस स्टेप में जो जिस बिजनेस एनवायरनमेंट में या जिस मार्केट में आप ऑपरेट करने वाले हैं, आपको वो पूरा का पूरा डिस्क्राइब करना है। अगर आप मान लीजिए एक्सपोर्ट बिजनेस में है तो आप लिखेंगे कि भाई इसमें इंडिया से एक्सपोर्ट इस कंट्री में हो सकता है, और इस कंट्री को जिस कंट्री को मैं टारगेट कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं अमेरिका को टारगेट कर रहा हूँ कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए, कुछ मान लीजिए हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट करने के लिए मैं अमेरिकन मार्केट को टारगेट कर रहा हूँ। तो इंडिया से अमेरिका में एक्सपोर्ट करने में किस तरीके के इश्यूज़ हैं, किस तरीके के लाइसेंसेस की ज़रूरत है, ये मार्केट है कितना बड़ा, क्या अमेरिका इंडिया से हैंडीक्राफ्ट अलाउ करता है या नहीं करता, इस तरह की सारी चीज़ें आप मार्केट एनालिसिस में लिखेंगे। इसमें आप मार्केट का साइज़ का भी अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपका फोकस ये है कि भाई एक छोटा बिजनेस बनाना है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका फोकस है कि मेरे को बहुत बड़ा प्लेयर बनना है अपनी इस इंडस्ट्री में, तो आपको पूरी मार्केट के साइज़ का अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है। इस मार्केट के साइज़ का अंदाज़ा लगाएंगे तो आप कल को कह सकते हैं कि इस मार्केट का मैंने 1% ले लिया, इस मार्केट का मैंने 10% ले लिया। तो जब तक आप मार्केट के साइज़ का अंदाज़ा नहीं लगाएंगे, आपको आपका क्या पोटेंशियल है, आप अपने पोटेंशियल को, आप अपनी कंपनी के पोटेंशियल को कहाँ तक एक्सपैंड कर सकते हो, ये आपको आइडिया नहीं रहेगा। तो इसलिए आप मार्केट एनालिसिस में सारी की सारी डिटेल्स लिखें। अब बहुत बार आपको ये लग सकता है कि ये तो स्टेप वेस्ट है, मार्केट एनालिसिस की क्या ज़रूरत है। ये स्टेप वेस्ट इसलिए नहीं है, मैं आपको क्यों कहूँगा कि इस स्टेप पे आप ख़ास ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप मार्केट एनालिसिस करते हैं तो आपको आपके कंपटीशन के बारे में काफ़ी आइडिया लगता है। और कंपटीशन का आइडिया लगना, और कंपटीशन किस तरीके से काम कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, या कंपटीशन ने ऐसे कौन से शॉर्टकट ढूंढ रखे हैं, आपको जब तक उनका आइडिया नहीं लगेगा तो आपको पता चलेगा कि वो जो काम आप उनको देख के और सीख सकते थे और पहले से ही जहाँ तक वो आज पहुँचे हैं उससे आगे बढ़ सकते थे, आपको वो पूरा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रीइन्वेंट द व्हील, करना पड़ेगा। तो इसलिए मार्केट का एनालिसिस ज़रूर करें। आपको ये आइडिया लगना चाहिए कि इस मार्केट में जो बाकी प्लेयर्स हैं वो कितने मार्जिन्स कमा रहे हैं, वो कितना कैपिटल इन्वेस्ट करके बैठे हैं। इस तरीके की चीज़ें आप पता लगाओगे तभी आपको आइडिया लगेगा कि ये काम आपके लिए है कि नहीं है। तो मार्केट एनालिसिस आप ज़रूर करें। ये था आपका स्टेप नंबर 3। आगे चलते हैं। स्टेप नंबर 4 जो है वो है आपको आपके प्रोडक्ट या सर्विस, जो भी चीज़ आप बेचेंगे। देखिए, अगर आप आईटी का काम करने लगे हैं तो आप अपने आईटी की सर्विसेज बेचेंगे, ठीक है। अगर आप जैसे हमने एक्सपोर्ट का काम किया, तो एक्सपोर्ट में आप हैंडीक्राफ्ट अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो आपका हैंडीक्राफ्ट जो है वो आपका प्रोडक्ट है। अगर आप कोचिंग की बात करते हैं तो कोचिंग में जो आप स्टूडेंट्स को रोज 1 घंटा जो पढ़ा रहे हैं वो एक प्रोडक्ट है। तो आपको ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आपका एग्जैक्टली वो प्रोडक्ट क्या है या वो सर्विस क्या है जो आप कस्टमर को ऑफर करने वाले हैं। उसकी क्लैरिटी के बिना आपको यही क्लियर नहीं होगा कि वो प्रोडक्ट जो है वो मैंने कहाँ से उसके रॉ मटेरियल लेकर आने हैं, कहाँ से मैंने सप्लाई बनानी है, वो सप्लाई मैंने आगे कैसे डिलीवर करनी है। तो आपको आपके प्रोडक्ट का आइडिया, जब तक आपको पूरी तरह उसकी डिस्क्रिप्शन आपने नहीं लिखी एक पेपर के ऊपर, पूरा डिटेल आउट नहीं किया, तब तक आपको बहुत सारे आगे के स्टेप्स फॉलो करने में दिक्कत आ सकती है। क्योंकि आगे के स्टेप्स में उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आप कितने पैसे कहाँ खर्चने वाले हैं, आपके कहाँ अर्निंग होने वाली है, कहाँ पे आप बचत कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का आइडिया आपको नहीं लगेगा। तो इसलिए जो स्टेप नंबर 4 है वो आपको आपके प्रोडक्ट या सर्विस की पूरी लिस्ट बनानी है। और ये जो लिस्ट है इसमें दोबारा आप हाईलाइट करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट करें कि आपका जो प्रोडक्ट है या जो आपकी सर्विस है वो बाकियों से कैसे डिफरेंट है, या बाकियों से कैसे बेटर है, या बाकियों से कैसे सस्ती है। जब तक आप जो भी माल बेचने जा रहे हैं अगर वो बिल्कुल सेम है, जैसा बाकी लोग बना रहे हैं उससे बिल्कुल मिलता जुलता है, तो आपको प्राइस पे काम करना पड़ेगा, आपको अपना प्राइस बाकियों से कम करना पड़ेगा।
लेकिन अगर वो बाकियों से मिलता जुलता नहीं है और अगर उसमें कुछ वो किसी डिफरेंट चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है, तो वो अपने आप में एक नया प्रोडक्ट, एक नई मार्केट के लिए एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा। या आप जिस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके उतरने वाले हैं उसकी मान लीजिए क्वालिटी बहुत ही बेटर है, सेम रेट पे बहुत बेटर क्वालिटी। अगर आपकी ये ऑफरिंग है तो ये भी आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो जब मैं प्रोडक्ट या सर्विस की बात करता हूँ, उस प्रोडक्ट या सर्विस में आप बाकियों से बेटर कैसे हैं, वो आप ज़रूर हाईलाइट करें। वो आपके बिजनेस का या आपकी ऑफरिंग का वैल्यू प्रोपोजिशन बनेगा। वैल्यू प्रोपोजिशन एक बिजनेस टर्म है जिसमें हम ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि आफ्टर ऑल आपका कस्टमर आपसे क्यों खरीदे। अगर उसको इस चीज़ के जो भी सामान आप बेचने वाले हैं, जो भी सर्विस आप बेचने वाले हैं, अगर उसके ऑल्टरनेटिव्स कस्टमर के पास ऑलरेडी हैं, तो वो आपसे क्यों ले और बाकियों से क्यों ना लगे। ये चीज़ जब आप क्लियर करेंगे, अपने इस स्टेप में उसको अंडरलाइन करेंगे, तो आपको अपने कस्टमर के पास जाके आपकी ओपनिंग लाइन मिल जाएगी। और वो ओपनिंग लाइन कस्टमर के पास जितना मर्जी कम टाइम हो, अगर वो ओपनिंग लाइन में आपने कस्टमर को पकड़ लिया कि सर आपका यही काम मैं आधे पैसे में करा दूंगा, आपकी सिर्फ यही मान लीजिए ओपनिंग लाइन है कस्टमर के पास जाके, तो वो बाकी मीटिंग आपसे कर लेगा, आपका प्रोडक्ट समझ लेगा और चांसेस हैं कि सेल भी हो जाएगी। तो आप जब अपना प्रोडक्ट या सर्विस की डिस्क्रिप्शन लिखें, उसमें उसके बारे में क्या अलग है, क्या बेटर है या क्या सस्ता है, वो ज़रूर लिखें। अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप है सेल्स एंड मार्केटिंग। अब सेल्स एंड मार्केटिंग जो है, ये दोनों काफ़ी मिसअंडरस्टूड टर्म्स हैं। मिसअंडरस्टूड मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि सेल्स को बहुत बार मार्केटिंग समझ लिया जाता है और मार्केटिंग को बहुत बार सेल्स समझ लिया जाता है। ये दोनों अपने आप में बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, दोनों रिलेटेड हैं लेकिन दोनों अलग हैं। बताता हूँ आपको कैसे अलग हैं। कुछ एक्शंस होते हैं जो मार्केटिंग के अंडर काउंट होते हैं, जैसे कि एडवर्टाइज करना, जैसे कि अपने प्रोडक्ट को ब्रांड करना, एक प्रोडक्ट के बारे में एक ऐसी हवा क्रिएट करना कि लोगों को आपका प्रोडक्ट इंटरेस्ट करे, लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस हो। ये सारे के सारे स्टेप्स मार्केटिंग में आते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको ब्रॉड पिक्चर दूंगा क्योंकि मार्केटिंग पे मैं अपना अलग वीडियो भी रिलीज़ करूंगा, तो उसमें आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। पर अभी के लिए आप यही समझिए कि मार्केटिंग एक प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस जनरेट करने का काम होता है। लेकिन सेल्स क्या होता है? सेल्स उस माल को बेच के और उसके अगेंस्ट पेमेंट कलेक्ट करने का काम होता है। तो आप समझ रहे हैं कि ये दोनों के दोनों चीजें हालांकि रिलेटेड हैं लेकिन हैं बिल्कुल अलग। एक का काम है खर्चा करके और उस प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस बनाना, और दूसरे का काम है उस माल को बेच के और पैसे लेकर आना। तो ये सेल्स और मार्केटिंग के जो फंक्शंस हैं, ये बहुत हर ऑर्गेनाइजेशन के बहुत अलग होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका क्लाइंट क्या है, उसके ऊपर आपके सेल्स और मार्केटिंग के चैनल्स जो हैं वो डिपेंड करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने जो भी सामान बेचना है वो किसी कंपनी को बेचना है, तो जब वो कंपनी को सामान बेचना होता है तो आपको ये टीवी पे ऐड देना शायद उतना सूट ना करे, क्योंकि आफ्टर ऑल आपने उस कंपनी के जो परचेज मैनेजर है, खाली उसके दिमाग में आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना ज़रूरी है। तो आप मार्केटिंग के तौर पे एक न्यूज़लेटर क्रिएट कर सकते हैं जो कि आप उस ब्रांड आप परचेज ऑफिसर को भेजें। परचेज ऑफिसर आपकी भेजी हुई ईमेल या वो लेटर पढ़े और उसके ऊपर वो समझ जाए कि हाँ, इनका जो प्रोडक्ट है वो मेरे लिए काम का हो सकता है। ऐसे ही जब आप सेल्स करेंगे तो सेल्स के लिए आपको कोई दुकान खोल के और सेल करने की जरूरत नहीं है। आप अपना एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वो अपने कस्टमर के ऑफिस में भेजें और वो उससे 2, 3, 4 मीटिंग्स करके और बिजनेस क्लोज करें, जिसको हम B2B कहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस सेल। तो बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग एक्टिविटी और बिजनेस टू बिजनेस सेल एक्टिविटी जो है, वो एक दूसरे एग्जाम्पल जो मैं अब आपको दूंगा जो कि बिजनेस टू कंज्यूमर B2C एक्टिविटी होंगी, उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। अब बिजनेस टू कंज्यूमर एक्टिविटी, अब एप्पल आपको जब अपने स्मार्टफोन बेचता है, आईफोन जब बेचता है, तो एप्पल आपके घर नहीं आता कोई रिप्रेजेंटेटिव। एप्पल आपको कोई न्यूज़लेटर भेजे ना भेजे, एप्पल की आपको एडवर्टीजमेंट्स कहीं ना कहीं जरूर दिख जाएंगी। तो जब आपको सैमसंग की और एप्पल की और इन सब की एडवर्टीजमेंट्स दिख रही हैं, इसका मतलब वो कंज्यूमर तक अपने ब्रांड की, अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस कैसे जनरेट कर रहे हैं,
वो तरीका बिल्कुल अलग है, और जब आप एक कंपनी को माल बेच रहे हैं उसका तरीका बिल्कुल अलग है। तो मार्केटिंग में आप देखिए कितना डिफरेंस है। सेल्स में डिफरेंस कैसे है कि पिछले एग्जांपल में हमने क्या बताया था कि एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कंपनी के ऑफिस में जाके, क्लाइंट के ऑफिस में जाके और सामान बेच रहा है, और यहाँ पर आपने एक शोरूम क्रिएट किया हुआ है या आप एक ऑनलाइन चैनल आपने क्रिएट किया हुआ है अपने प्रोडक्ट को बेचने का। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट क्या है और आप किसको बेच रहे हैं। उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका मार्केटिंग प्लान क्या हो और आपका सेल्स प्लान क्या हो। ये आपको डे ज़ीरो पे बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को लेके क्लियर नहीं है तो पता चलेगा कि आपने जो भी बिजनेस के लिए कैश संभाल के रखा हुआ था, वो कैश कभी एक चैनल पे आप वेस्ट कराए, कभी दूसरे चैनल पे वेस्ट कराए, और बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही डाउन हो गया। अगले स्टेप पे चलते हैं। सिक्स्थ स्टेप जो है वो है बिजनेस को फंड कैसे करेंगे। फंडिंग, बिजनेस का प्लान बनाना अपने आप में एक चीज़ होती है, प्रोडक्ट को बना लेना एक चीज़ होती है, लेकिन उस बिजनेस को फाइनेंस करना, क्योंकि जब आप अपने बिजनेस के लिए एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे या मार्केटिंग करने जाएंगे या सेल्स करने जाएंगे, मान लीजिए आपको सेल्स करने ही रोज़ 20 किलोमीटर जाना पड़ता है गाड़ी से, उसमें भी तो पेट्रोल लगेगा। तो आपकी सेल्स पे भी कॉस्ट आनी है, आपकी मार्केटिंग पे भी कॉस्ट आनी है, आपकी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन पे भी कॉस्ट आनी है, आपकी हर चीज़ पे जो कॉस्टिंग है वो कॉस्ट, अगर डे ज़ीरो से आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, जो कि जनरली सच्चाई यही होती है कि डे ज़ीरो पे आपका माल बिकना शुरू नहीं होता। बहुत कम बार, इवन एप्पल के भी प्रोडक्ट्स आज प्री बुक होना शुरू हुए हैं कि जी अभी माल मार्केट में भी नहीं उतरा और आपसे वो पैसे मांगे, आप दौड़ के पैसे दे देंगे। उस लेवल तक आने के लिए उस कंपनी को कितने साल लगे। तो आपका तो नया बिजनेस है, आपको भी कई साल शायद लगेंगे उस लेवल तक आने में कि आप प्रोडक्ट बाद में अनाउंस करें और लोग उसको खरीदने के लिए पहले आ जाएं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो भैया आपको ये सारे के सारे खर्चे करने पड़ेंगे आपकी पहली सेल होने से पहले। तो जब आप ये सारे के सारे खर्चे अपने पहले करेंगे सेल्स आने से पहले, और काफ़ी टाइम तक आपको ये गैप मेंटेन करना होगा, आपको ये गैप कम करते जाना होगा कि आपके खर्चे अभी भी हो रहे हैं और उस हिसाब से आपके सेल्स नहीं हो रही हैं। तो उस तरफ उस टाइम के फंडिंग गैप को आप कैसे फुलफिल करेंगे, ये आपको एक पेपर पे लिखना बहुत ज़रूरी है। इस गैप को आप कैसे फंड करेंगे, अपने बिजनेस को कैसे फाइनेंस करेंगे, वो आपको एक जगह पे लिखना बहुत ज़रूरी है। अब इस पैसे को आप कहाँ से फुलफिल करेंगे, तो सबसे पहले तो किसी भी एंटरप्रेन्योर को, किसी भी बिजनेसमैन को अपनी जेब से पैसा, अपनी जेब तो ढीली करनी ही पड़ती है, अपनी पॉकेट से आप पैसा नहीं लगाएंगे तो अगर उस बिजनेस के लिए आप बैंक लोन भी मांगने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इवन बैंक लोन के लिए भी ज़रूरी यही होता है। वो पूछते हैं कि भाई सारा 100% मेरे पैसे से तो आप उधार लेके बैंक से लोन लेके तो बिजनेस नहीं स्टार्ट कर रहे। तो जब आपका अपना पैसा लगा होता है तो बिजनेस को ये कम से कम सेफ्टी होती है कि आप इस काम को लेके सीरियस हैं, और आप अगर बिजनेस डूबा तो आपका भी अपना नुकसान है, लोन्स भी आपको तभी मिलेंगे। तो सबसे पहला जो सोर्स ऑफ फंडिंग होता है वो होता है आपकी अपनी खुद की पॉकेट। दूसरा सोर्स ऑफ फंड्स होता है फ्रेंड्स फैमिली। फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी पैसा बहुत टिपिकली बोरो किया जाता है, लेकिन इसके बारे में मैं अपने शॉर्ट्स में भी पहले कह चुका हूँ कि फ्रेंड्स से बोरो करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि अगर आप उनको टाइम पे पैसा ना रिटर्न कर पाएँ तो रिलेशनशिप्स में खटाई आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड से थोड़ा केयरफुली पैसा लें। कोशिश ये करें कि अगर आपकी अपनी पॉकेट या डायरेक्ट फैमिली या बैंक लोन से मिला जुला के अगर आपका काम स्टार्ट होता है तो आप वो कर लें, नहीं तो मतलब मुश्किलें आ सकती हैं। आपके पास पहले ही बिजनेस प्रेशर इतने होंगे, ऊपर से आपके ऊपर दोस्ती खराब होने का भी प्रेशर पड़ने लग जाएगा, तो वो मेंटली आपके लिए ना बहुत ग्रेट सिचुएशन नहीं होगी। तो यू डोंट वांट दैट। तो आप ऐसा अवॉइड करने के लिए कोशिश करें कि फ्रेंड से कम उधार लें। तीसरी चीज़ बैंक लोन्स। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि आप किसी भी बैंक के पास जाएंगे, वो लोन देने से पहले उनको उस लोन के अगेंस्ट आप क्या गिरवी रखेंगे, क्या कोलैटरल देंगे, वो ज़रूरी होता है। तो सर्विसेज बिजनेस में मैंने देखा है, क्योंकि कोई कोलैटरल होता नहीं है, आपका जो हार्ड प्रोडक्ट होता है, जैसे कि आपके पास किसी चीज़ की इन्वेंट्री है, मान लीजिए आप प्रेशर कुकर्स का बिजनेस करने वाले हैं, और अगर आप मान लीजिए आपका अपना गोडाउन है, तो
ऐसे बिजनेस के लिए तो बैंक फटाफट आपको लोन दे देगा, क्योंकि उनके पास आपका गोडाउन भी कोलैटरल रखने के लिए है, प्रेशर कुकर्स की इन्वेंट्री भी उनके पास कोलैटरल रखने के लिए है, तो वो कंफर्टेबल होंगे आपको लोन देने के लिए। लेकिन यही आप 10 लड़के बिठा के एक आईटी कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको बैंक लोन थोड़ा मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि बैंक मैनेजर यही कहेगा कि आपके पास ना तो कोई ऐसी चीज़ है जो आप कोलैटरल रख सकते हैं। तो जब जब कोलैटरल नहीं होता है तो बैंक लोन स्टार्टअप्स के लिए थोड़े मुश्किल होते हैं। लेकिन इसमें क्या एक्सटर्नल फंडिंग या बैंक लोन्स अगर नहीं मिल रहे तो क्या हमारे को पैसा रेज करने में मुश्किल होगी? देखिए, इसका आंसर है कि आप गवर्नमेंट स्कीम्स की तरफ भी अपना मुंह कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पिछले कुछ सालों में सरकार ने एमएसएमई के ऊपर, एमएसएमई मतलब मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, एमएसएमई के लिए भी लोन्स की ऐसी कई स्कीम्स चलाई हैं जिसमें बिना कोलैटरल के आपको लोन मिल जाएगा सरकारी गारंटी के ऊपर, जो कि मोटी मोटी टर्म्स में बिना कोलैटरल का लोन है। तो उन स्कीम्स के बारे में आप ज़रूर देखें। उन स्कीम्स के ऊपर बहुत जल्दी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। और उन स्कीम्स के बारे में अच्छी चीज़ ये है कि क्योंकि गवर्नमेंट को स्मॉल, माइक्रो, मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस को प्रमोट करना है, नए स्टार्टअप्स को प्रमोट करना है, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम्स ऐसी लॉन्च की हुई हैं जो कि जिनसे कि आप फाइनेंसिंग की मदद ले सकते हैं और काफ़ी इजी टर्म्स पे, लो इंटरेस्ट रेट्स पे आप पैसा वहाँ से उठा के और अपनी फंडिंग कर सकते हैं बिजनेस की। आगे चलते हैं अपने 7th स्टेप पे, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। अब जो प्रोजेक्शंस की मैंने बात करी थी, प्रोजेक्शंस आज की डेट में बैठ के आपको ये आइडिया लगाना बहुत ज़रूरी है कि आप आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद कहाँ पर होंगे, आपका बिजनेस कहाँ पर होगा। इसके दो फायदे हैं ब्रॉडली। सबसे पहला फायदा तो ये है कि आपको आपके बिजनेस में कहाँ कहाँ पे कैश की खपत हो रही है, इसका आइडिया बहुत क्लियरली लगना शुरू हो जाता है। आपको ये पता चल जाता है कि मेरे को अगर 10 लाख में बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसमें से 5 लाख मशीन खरीदने में लगेंगे, उसमें से 1 लाख मैं डिजिटल मार्केटिंग पे लगाऊंगा, 3 लाख का मैं रॉ मटेरियल लूंगा, एट्सेट्रा। ये सारी की सारी कैलकुलेशंस जब तक आप पहले से नहीं करके बैठेंगे तो आपको लास्ट मोमेंट पे एक खर्चा सिर पे आके गिरेगा और आप तकलीफ में आ जाएंगे। इसलिए आपको ये पहले से अपनी प्रोजेक्शंस बना के रखनी है कि मान लीजिए आपने शुरू में कुछ कैपिटल लगा दिया बिजनेस को सेटअप करने में, उसके बाद आपके कहाँ कहाँ पे खर्चे होंगे डेली ऑपरेशंस में, आप उनको लिखिए और इसके ऊपर बेस्ड आप जितना आगे तक की प्रोजेक्शंस बना सकते हैं उन प्रोजेक्शंस को बनाइए। इन प्रोजेक्शंस का एक फ़ायदा और है, ये प्रोजेक्शंस डायरेक्टली आपको एक टारगेट देने के काम आएंगी। जब हम नौकरी में होते हैं तो हमें टारगेट हमारा बॉस देता है, अपने बिजनेस में तो अब आप खुद ही बॉस हैं, तो आपको कौन टारगेट देगा? आपको ये आपकी खुद की बनाई हुई फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस ही टारगेट देंगी। आप जब इन प्रोजेक्शंस को फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो आप जिस मोटिवेशन से आप नौकरी में अपने टारगेट्स पूरे करते थे, उसी मोटिवेशन या उससे ज़्यादा मोटिवेशन से आप अपने बिजनेस के टारगेट्स को मीट करने की कोशिश करेंगे। यही टारगेट आपको आपके जो आप टीम हायर करेंगे या आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को भी मैनेज करने के काम आएंगे। आपने किसी सेल्स के पर्सन को हायर किया और आपके टारगेट में लिखा हुआ है कि भाई मेरे को ये 20 lakhs की सेल करनी ही करनी है, और आपका जो सेल्स का बंदा है उसको आपने पहले हायर करते टाइम बता दिया था कि 20 लाख की सेल आपने करनी है, और अगर वो 15 लाख की सेल करके आ रहा है तो इसका मतलब उसने टारगेट अचीव नहीं किया। तो प्रोजेक्शंस के दो फायदे, पहला आपको आपका कैश कहाँ पे खप रहा है और आपको कब कौन से साल में कितने कैश का शॉर्टफॉल पड़ सकता है, कितनी ज़रूरत पड़ सकती है, एक तो उसका एस्टिमेट लगेगा, और दूसरा आप अपनी प्रोजेक्शंस के अगेंस्ट अपने आप को और अपनी टीम को, अपने पार्टनर्स को टारगेट्स दे सकते हैं कि आपको ये आपके काम अचीव करने ही करने हैं। वो अचीव होंगे तो आपका बिजनेस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चलेगा। नहीं तो बिजनेस में बहुत बार यही होता है कि टारगेट अगर ना हो तो जितना हो गया काम ठीक है, तो उसमें आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी तो आप वैसे ही डिसअपॉइंट हो जाओगे।
फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस मैं मानता हूँ कि बहुत आसान नहीं है, और इस वीडियो एक 20 मिनट 25 मिनट के वीडियो में आपको प्रोजेक्शंस के बारे में पूरा समझाना भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं प्रोजेक्शंस के लिए भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियोस की वेट करें। बहुत जल्दी मैं आपको फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस भी बनाना सिखाऊंगा, चाहे एक सिंपल पेन पेपर के ऊपर ही सही, पर आपको जब प्रोजेक्शंस बनानी क्लियर हो जाएंगी तो आपका ये स्टेप जो है बिजनेस प्लान का, ये काफ़ी आसान हो जाएगा। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस के बारे में एक लास्ट बात और, अगर आप फंडिंग के लिए कहीं भी जाते हैं, आपको एक बिजनेस प्लान सबमिट करना ही पड़ेगा। आप फंडिंग के लिए बैंक के पास जाएं, आप किसी सरकारी स्कीम के पास जाएं कि आपको इजी टर्म्स पे सरकारी स्कीम के थ्रू कुछ फंड मिल जाए, ये सारे के सारी चीज़ों में वो आपसे प्रोजेक्शंस मांगेंगे, तो इसलिए प्रोजेक्शंस को बनाना ज़रूरी है। हम आपसे प्रोजेक्शंस के बारे में दोबारा बाद में बात ज़रूर करेंगे। आपके बिजनेस प्लान का जो लास्ट स्टेप है वो है अपेंडिक्स। अब इस अपेंडिक्स में क्या है कि आप कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स, कोई भी ऐसे आइडियाज़ जो कि अभी तक कवर नहीं हुए लेकिन आपको लगता है कि आपके बिजनेस के बारे में ज़रूरी हैं, वो आप अपेंडिक्स के अंदर डाल के और उनको संभाल लीजिए। अपेंडिक्स में मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपने मार्केट रिसर्च करी है। मार्केट रिसर्च मतलब आपने कुछ नए प्रोडक्ट के बारे में अंदाज़ा लगाया और आपने उस प्रोडक्ट को एक मार्केट रिसर्च कंपनी को दिया और उन्होंने क्वेश्चनेयर 50 लोगों से उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ सवाल पूछे, आपको ये आइडिया देने के लिए कि आपका वो नया प्रोडक्ट लोग खरीदेंगे कि नहीं, और खरीदेंगे तो किस प्राइस पे खरीदेंगे। तो उस मार्केट रिसर्च की जो रिपोर्ट है वो आप अपेंडिक्स में ज़रूर लगाएं, क्योंकि वो एक काफ़ी ज़रूरी डॉक्यूमेंट होगा आपको ये बताने के लिए कि आपकी जो प्रोजेक्शंस हैं या जो आपकी सोच है या आपका जो आइडिया है कि आपका प्रोडक्ट ये इतने में बिकेगा, वो वाकई बिकेगा कि नहीं। तो वो अपेंडिक्स में इस तरह की चीज़ें आप डाल सकते हैं। तो हमने आज ये 8 स्टेप्स डिस्कस किए बिजनेस प्लान एक पेन पेपर पे बनाने के। हमने अभी इसमें कोई एक्सेल नहीं यूज़ करी, और हमने ये भी आपको क्लियर किया कि ये बिजनेस प्लान बनाने के लिए एक MBA की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल कॉमन सेंस और बिजनेस के बारे में थोड़ा सा थॉट देना है, कुछ घंटे सोचना है, आप ये बिजनेस प्लान अपने आप पेपर पे लिख लेंगे। पेपर पे लिखने का एक बहुत ज़रूरी फ़ायदा ये है कि अभी तक सब कुछ हवा में है, आपके माइंड में है। पेपर पे लिखने से वो चीज़ रियलिटी बनने लग जाती है। जब तक वो चीज़ रियलिटी नहीं बनती, जब तक आप अपने लिए ही सही, आप इस बिजनेस प्लान को किसी के लिए मत बनाओ, अपने लिए बनाओ। जब आप उसको लिखते हो एक पेपर के ऊपर, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि मेरे को ये चीज़ अचीव करनी है। ऐसा नहीं है कि आप इस बिजनेस प्लान को चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए आपकी एक्सपेक्टेशन से पीछे चल रहा है बिजनेस, तो आप अपनी प्रोजेक्शंस को थोड़ा चेंज कर लीजिए, या ऊपर जा रहा है तो अपनी प्रोजेक्शंस को और ऊपर की तरफ एडजस्ट कर लीजिए, या एक तरीके से आपकी मार्केटिंग ना हुई तो आपको मार्केटिंग अपनी दूसरे तरीके से करनी पड़ रही है, आप चेंज कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि ये पत्थर की लकीर है, लेकिन जब तक आप कोई चीज़ लिखते नहीं हैं तब तक आप उसको ठीक से फॉलो भी नहीं करना शुरू करते। इवन एजुकेशन सिस्टम में भी जब तक वो NCERT या कोई किताब आप खोल के ना देख लें, आप एग्ज़ाम नहीं देने जाते। तो ये एक तरह से आपकी बिजनेस की बेसिक टेक्स्ट बुक बनेगा, जो कि आप फॉलो करें, जिसको आप रोज़ देखें, और 6 महीने बाद आप वापस आएँ कि यार मैं उस टाइम ऐसे सोच रहा था, लेकिन आज मैं मार्केट में उतर के रियलिटी देखी तो वो थोड़ी फ़र्क है। तो ये एक बेस डॉक्यूमेंट बन जाता है जिसके ऊपर बेस्ड आप एटलीस्ट काम करना शुरू करते हैं, और इस डॉक्यूमेंट को धीरे 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 चेंज और इवॉल्व करते जाते हैं। इस वीडियो को बंद करने से पहले मैं एक आखिरी चीज़ आपसे बोलूँगा। इस बिजनेस प्लान का पूरा ये 8 स्टेप्स फॉलो करने के बाद जो लास्ट पेज हो ना, उस लास्ट पेज पे एक चीज़ और ज़रूर लिखना, वो आपके अपने लिए। वो ये चीज़ है कि आप इस बिजनेस, जो भी बिजनेस आपने सोचा है, इस बिजनेस को ही क्यों करना चाहते हैं। देखिए, आप जब तक अपने आप को ये नहीं समझाएंगे कि ये बिजनेस आप क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, तब तक आपको इस बिजनेस में सक्सेस मिलना थोड़ा मुश्किल रहेगा। ऐसा मैं क्यों लिखवा रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि कुछ केसेस में आपका जवाब ये हो सकता है कि यार ये बिजनेस तो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने दोस्त को देखा इसमें काफ़ी पैसे बनाते हुए। ये बिजनेस तो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके बारे में किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा है। देखिए, जब तक इस बिजनेस के साथ आपका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है,
आपके अपने किसी स्किल का या आपके अपनी किसी नॉलेज का या आपके अपने किसी बिलीफ का या हॉबी का या कोई चीज़ ऐसी है जिसके बारे में आपने बहुत पढ़ रखा है और वो आपको ऐसे लगता है कि वो आपका सेकंड नेचर है, आप बाएं हाथ से आप आंखें बंद करके भी इस बिज़नेस को ड्राइव कर सकते हैं। जब तक कि आपके बिज़नेस के साथ आपका ऐसा कनेक्ट नहीं है, मेरे एक्सपीरियंस में सक्सेस का आना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप ये जो लास्ट पेज पे मैं आपसे एक लाइन लिखवा रहा हूँ कि आपका और इस बिज़नेस का क्या रिश्ता है, जब तक आप उसका सवाल डायरेक्ट टर्म्स में नहीं ढूंढेंगे, तब तक आपको ये जस्टिफाई करना मुश्किल होगा कि आप उस बिज़नेस को क्यों कर रहे हैं। होगा क्या कि आप शुरू तो कर देंगे, आप अपनी नौकरी तो छोड़ देंगे उसके लिए, लेकिन बहुत जल्दी आपको ये रियलाइज़ होने लग जाएगा कि यार मज़ा नहीं आ रहा या मैं कहाँ फंस गया। उस सिचुएशन में जब आप ना आगे जा पाएँ ना पीछे जा पाएँ, उस सिचुएशन में फंसने से अच्छा है कि अपने आप को ये जवाब, और आपने किसी को भी ये आंसर नहीं देना, आपने सिर्फ अपने आप को ये आंसर देना है। अपने आप को आंसर देंगे तो आप खुद कन्विंस होंगे कि एग्जैक्टली आप क्या करना चाह रहे हैं। अपने आप को ये आंसर देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये बिज़नेस क्यों करना चाह रहे हैं। ये बिज़नेस प्लान का सबसे आखिरी, मैंने इसको अपने 8 स्टेप्स में भी नहीं गिना, ये तो एक बैक कवर पे लिखने वाली चीज़ है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। जब तक आपका अपना कनेक्ट इस बिज़नेस के साथ इस्टेब्लिश नहीं होता, जब तक एक रिश्ता नहीं बनता इस बिज़नेस के साथ, तब तक इस बिज़नेस को आगे तक लेके जाना और उसमें सक्सेस पाना और उससे करोड़पति अरबपति बनना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल। तो मैं एक नेगेटिव नोट पे नहीं एंड करूँगा, आप उस रिश्ते को ढूँढें, आप ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करें कि भाई ये बिज़नेस तो मैं ऐसा करूँगा, चाहे इसमें 100 लोग हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं वो 101वां बन के भी उसमें इतनी सक्सेस पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर से ये चीज़ निकल के आ रही है कि मैं ये बिज़नेस को क्रैक कर सकता हूँ। तो आपके ऐसी जिस दिन मोटिवेशन आ जाएगी, तो अपने आप बिज़नेस आपका सक्सेसफुल होगा। तो उस मोटिवेशन को ढूँढें, उस कनेक्शन को ढूँढें और उसके बाद ही आप अपने इस बिज़नेस प्लान को कंप्लीट मानें। इस बिज़नेस प्लान में मैं ये जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टेप्स मैंने बताए हैं जिनके बारे में आपको डिटेल्ड नॉलेज की ज़रूरत है, तो आप मेरे फ्यूचर वीडियोस और आने वाले वेबिनार्स की वेट करें। उसके अंदर मैं आपको ये सारे के सारे स्टेप्स एक-एक करके हैंड होल्ड करके और सिखाऊँगा भी। अपना नया बिज़नेस स्टार्ट करने में आप मेरी मदद लेते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, मेरे वीडियोज़ रिलीज़ होते ही आपको नोटिफ़ाई हो जाएँ, उसके लिए नोटिफ़िकेशन भी ऑन कर लें। और मेरे अपने एक्सपीरियंसेस से आप अपना जितना काम आसान करवा सकते हैं ज़रूर करवाएं। आई एम श्योर आपकी काफ़ी मदद होगी। ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू बिजनेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।